नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कर्क लगन की कुंडली में बुध यदि द्वितीय भाव में बैठे, हम ये भी कह सकते हैं कर्क लगन की कुंडली में सिंह राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार चैनल पर अपलोड कर दी है। जो भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है या कोई जैमिनी पद्धति, पराशरी पद्धति में पारंगत होना चाहता है, उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कोई भी व्यक्ति ज्योतिष सीख रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने बहुत अलग अलग किताबें पढ़ी हैं, बार बार आपको परेशानियां आएंगी ही आएंगी, क्योंकि आपने भृगु सरल पद्धति के इन तरीकों को नहीं सीखा है। कोई ग्रह अकेला किसी लग्न की किस राशि में किस प्रकार से रिएक्ट करता है, बर्ताव करता है, ये जानना जरूरी है। खाली ये नहीं समझना कि कर्क लगन का मंगल ऐसा होता है या कर्क लगन का चंद्रमा ऐसा होता है। वो कर्क लगन में किस भाव में आकर बैठ जाता है, ये बात बहुत जरूरी है। यानी किसी भी लग्न में, अलग अलग लग्न में जो अलग अलग भाव में आता है तो वो अलग ढंग से बर्ताव करेगा, ये दृष्टि आपको देना जरूरी है। तो आपको सिंपली क्या करना चाहिए, सूर्य की प्लेलिस्ट ली, वो पूरी की पूरी सूर्य की प्लेलिस्ट देख डाली, चंद्रमा की पूरी प्लेलिस्ट देख डाली, और जब आप 9 के 9 ग्रहों की प्लेलिस्ट सारी देख लेंगे, फिर आप कोई भी कुंडली उठा के देखेगा, आपको तुरंत समझ में आएगा कि किस प्रकार से इसको करना है। तो आइए चलते हैं। यहां से जब गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो 1 2 द्वितीय भाव में पड़ता है सिंह राशि और यहाँ बुध बैठे हुए हैं। फल किस प्रकार का होगा, देखिए कर्क लगन वाले वैसे भी अब स्वभाव से जो उनका एसेट्स होता है, उनके रिसोर्सेज होते हैं, उसको लेकर बड़ा उनका रॉयल फील उनका रहता है। बिकॉज 5 नंबर क्या है, सन का, और आपको पता है सिंह राशि सबसे ज़्यादा इनको सभी राशियों का किंग भी कहा जा सकता है एक प्रकार से सिंह राशि को। तो जब ये सिंह राशि उनके धन भाव में, उनके रिसोर्सेज में, उनके कह सकते हैं वाणी की जो सिद्धि वाली बात है, कोई पारलौकिक बातें करने वाली टेंडेंसी है, वो अगर दूसरे भाव में पड़ता है तो वो एक अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। सूर्य बुध के आपको पता है बड़ा अच्छा उनका संबंध बनता है। जब बुध और सूर्य बनते हैं तो बुधादित्य योग बनता है। तो जब बुध यहाँ पर बैठते हैं तो रिजल्ट फेवरेबल होते हैं। ये परमानेंट जगह किसकी है, कभी अगर आपके दिमाग में आता है अलॉटमेंट किसका, ये बृहस्पति का परमानेंट अलॉटमेंट है। सेकेंडरी अलॉटमेंट शुक्र का माना जाता है, धन भाव में या बैंकिंग सेक्टर में, एसेट्स में, तो शुक्र, लग्जरी, ये सब देखा जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा के पुत्र यदि बुध बैठे हैं तो बुध के अंदर भी चंद्रमा की क्वालिटी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अलॉटमेंट तो यानी परमानेंट अलॉटमेंट तो उनका ही है, बृहस्पति और शुक्र का। लेकिन जमीन, फिलहाल इस जमीन में कब्जा किसने कर रखा है या किसने घर बना रखा है, सूर्य ने। और उस घर में एज अ गेस्ट या एज अ रेंटर कौन बैठे हुए हैं, बुध। तो बुध, क्योंकि सूर्य के साथ इनकी अच्छी बनती है और चंद्रमा इनको पुत्र की नज़र से देखते हैं, तो कुल मिला के दूसरा भाव में बुध का योग बड़ा अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति गणितज्ञ हो सकते हैं, अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं, इनका जो शुरुआती ज्ञान होता है घर का बड़ा अच्छा होता है। यानी शाही तरीके से उनको नैतिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन में बुद्धि का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। क्लियर होगा, ना सिर्फ वो लोग अपने आप को रॉयल फील करते होंगे अपने प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में, जो घर से उनको एजुकेशन मिला है उसमें बुद्धि की बुद्धिमत्ता भी झलकती है। क्लियर हो, तो काफ़ी गुड दिखाई दे रहा है। फिर इसमें क्या है, 12वें भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में द्वितीय भाव में बैठा है। तो देखिए जब 12वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आता है, मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं व्यय से ऐसे व्यक्ति को एसेट्स में बढ़ोतरी होती है। एक बात याद रखिएगा, अगर 12वें भाव का स्वामी खराब स्थिति में बैठा होता तो मतलब क्या है, व्यय ज़्यादा करने से उल्टा एसेट्स में भी, जो आपके फिक्स एसेट्स उसमें भी कमी आ गई। यानी आपने एसेट्स को व्यय रूप में उड़ा दिया। लेकिन ये बात अभी जो फिलहाल बन रही है ये फेवरेबल है। आपका जो किया हुआ खर्चा है वो आपके एसेट्स को भविष्य में बढ़ाने वाला होगा। क्लियर होगा, तो ये एक अच्छी बात हो सकती है। और जब आपका मोक्ष हाउस का संबंध आपकी वाणी के साथ बनता है तो आपकी वाणी की पकड़ फाइनल मोक्षा पर भी बहुत बड़ी अच्छी है। ऐसे लोग मृत्यु पर बहुत अच्छे विचार रख में काबिल होता है। सबके बस की बात नहीं होती है, सभी लोगों को प्राय मृत्यु से भय ही लगता है। लेकिन जिनके भी 4, 8, 12 हाउसेस बड़े स्ट्रांग होते हैं, आप किसी भी कुंडली में उठा के देखिएगा, ऐसे लोग मृत्यु को एक प्रकार का मौके की तरह इस्तेमाल करना जानते हैं। यानी किसी के सामने भी वो किसी की मृत्यु को बड़े प्रभावी ढंग से
अच्छे रूप में। अगर ऐसे लोगों का कभी जैसे गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण का पाठ होना चाहिए, तो अगर ऐसे लोग किसी को वैसे भी सांत्वना दे दें तो उसका सारा का सारा जो सूतक के समय विचारों में इस प्रकार का मलिनता वो सारी अपने आप ही नष्ट हो जाती है। तो मित्रों में ऐसे भी मित्र आपके लॉबी में होने चाहिए जो 4, 8, 12 स्ट्रॉन्ग किए हुए आपके साथ रहेंगे, तो आपको कभी भी मृत्यु का भय जीवन में नहीं लगेगा। इनफैक्ट याद रखिएगा, जीवन में 60+ के बाद सभी लोगों को भय उत्पन्न होता है कि यार अब तो जाना पड़ेगा, हमने क्या कमाया संसार में। अगर आपने ये नहीं कमाया, अपने मोक्षा ज्ञान के ऊपर कभी रिसर्च करने का सोचा ही नहीं, तो आपको बिल्कुल भय लगेगा। लेकिन भगवत गीता कहती है अगर आप नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उन लोगों के साथ रह सकते हैं जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों ने पाया, तो आप स्वयं तर जाएंगे। क्लियर होगा? तो हम ये कर सकते हैं कि जिनका 4th, 8th और 12th हाउस स्ट्रांग है, हम उनके साथ कंपनी बनाएं, उनके साथ अधिक समय बिताएं। और आप इस कुंडली का, तो इस जातक का तो 12वें का संबंध बन रहा है दूती, यानी ये लोग उन बातों को कहने में सक्षम होते हैं। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यानी कभी भी जैसे आप कभी कुंडली में देखें, कभी जैसे इस मोक्षा का संबंध इसके साथ बन रहा है और पॉजिटिवली संबंध कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, तो इसका अर्थ ये होगा कि ये आदमी अपने जीवन की जो उपलब्धियां हैं, मोक्षा है, उनको वो पारलौकिक ढंग से अपनी वाणी में लाने की क्षमता रखता है। बहुत बड़ी बात है। क्लियर होगा? सबके बस की बात नहीं है इतनी रहस्यमय शब्दों को आपके सामने पेश कर पाना। तो ये बहुत अच्छी तरफ इशारा दे रहे हैं। और फिर इसमें क्या है, तृतीय भाव का स्वामी अपने से 12 होकर द्वितीय भाव में बैठा है और अच्छी स्थिति में बैठा है। तो मतलब यहां भी एक बात समझ में आ रही कि आपके भाई बहनों द्वारा किया गया व्यय आपके एसेट्स को बढ़ाने वाला होगा। ये भी कह सकते हैं आपके भाई बहन आपके एसेट्स के साथ संबंध बना रहे हैं, आपके जो कुटुंब भाव को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यानी आपके भाई बहन आपके कुटुंब सुख को बढ़ाने वाले होंगे, स्पेशली छोटे भाई बहन। और आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन भी इशारा करती है, बहुत अच्छी है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जब दूसरे भाव के साथ जुड़ जाती है, मतलब ऐसे लोग ना सिर्फ पारलौकिक बातों में भी, लौकिक बातों में भी बड़े पारंगत होते हैं, बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं। बस बुद्ध को अस्त अवस्था में ना देखा जाए और बुद्ध को कम डिग्री का, बहुत कम डिग्री का ना देखा जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जैसे बुद्ध बहुत कम, यानी मतलब 6 डिग्री तक तो एक्सेल्ड करते हैं बुद्ध, तो 6 डिग्री का यहाँ मैच्योर माना जाता है क्योंकि राजकुमार हैं, ये वैसे भी ज़्यादा वृद्ध होकर ज़्यादा खुश नहीं है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि 0 डिग्री और 10 मिनट इस प्रकार की डिग्री बहुत कम हो जाएगी फिर बुद्ध के लिए। तो कम से कम 5 डिग्री 4 डिग्री का तो बुद्ध होना ही चाहिए। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं बुद्ध की नज़र की। तो बुद्ध की 7वीं नज़र पड़ रही है अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव किसका होता है? आयु का, अगेन मोक्षा दोबारा इन्वॉल्व हो रहा है, अकल्ट नॉलेज का, और ससुराल पक्ष संबंध, ससुराल पक्ष को गेन मिलने वाले हैं या उनसे लॉस देने वाले हैं, ये सब बातें हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ जब अपने घर में बैठकर, रिसोर्सेज में अपने बैठकर आप ससुराल पक्ष को देखते हैं, मतलब ससुराल पक्ष की उल्टा आप मदद करने वाले हैं। ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है। अगर यहाँ से कोई यहाँ ट्रांसफ़र करता है तो व्यक्ति इन चीज़ों को वहाँ लेकर जाएगा, लेकिन आप मदद करने वाले हैं ससुराल पक्ष की। तो ये भी एक अच्छी उपलब्धि है, बात है, क्योंकि आपके पास कुछ होगा तभी आप मदद करने वाले हैं। ऐसे कहाँ मदद करने वाले हैं? शनि का घर है, और शनि का वो घर है जो कालपुरुष की कुंडली में लाभ भाव रिप्रेजेंट करता है। आपको याद रखना 11वां भाव किसी भी राशि का जो भी नंबर है 1, 2, ये कालपुरुष की कुंडली में कहाँ पर लाई करता है, उसकी एक प्री इमेज जरूर लेकर चलनी है। तो ये लाभ स्थान को जोड़ रहा है, यानी ऐसे व्यक्तियों को मोक्षा को भी कैश कराना आता है। ऐसे लोग कभी कभी मोक्षा संबंधी कोई ना कोई इस प्रकार का मेडिटेशन प्रोग्राम चलाने पर भी गुरेज नहीं करते हैं, उसको अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से लागू करते हैं। और अगर शनि की स्थिति जैसे कहीं ना कहीं लाभ स्थान के साथ बन जाए, जैसे शुक्र शनि के साथ परिवर्तन योग में आ जाए, तो फिर ये पुष्टि हो जाती है कि आप 8वें भाव से भी क्या लेने वाले हैं, आय लेने वाले हैं। इट में भी जरूरी नहीं हर बार वो मेडिटेशन प्रोग्राम चलाकर ही आय लेगा, हो सकता है किसी शमशान भूमि की लॉर्डशिप लेकर भी परमानेंट आय निकाल रहा हो। क्लियर होगा? तो ये, लेकिन जब शुक्र के साथ परिवर्तन योग हुआ तो उसमें जनरली लग्जेरियस बिल्डिंग बनाकर वो 8th हाउस संबंधी आय लेने पर विचार करता है। क्लियर होगा? और लग्जेरियस का मतलब ये हो सकता है कि आप कोई इस प्रकार का मेडिटेशन प्रोग्राम चलाते हैं, बड़ी सुख सुविधाएं देकर आप विद अटैच्ड ये सब चीज़ें, लैट्रिन बाथरूम, उसके बाद लोगों को इंस्पायर करके फिर उनसे कोई ना कोई मनी चार्ज करते हैं जो आपका 11th हाउस स्ट्रॉन्ग करता है। ओनली व्हेन, जब शुक्र और शनि परिवर्तन राजयोग में है या इन दोनों की दृष्टि एक दूसरे पर पड़ रही हो, तब ऐसा हो सकता है। और बुद्ध की ये दृष्टि भी आपके ससुराल पक्ष में कहीं ना कहीं आपकी तरफ से किए हुए फायदे को बताता है। आप
का 8th हाउस के लिए गहन इंटरेस्ट बताता है। बुध वैसे भी बुद्धि के देवता माने जाते हैं। ठीक हो गया, याद रखिएगा बुद्ध की इंपॉर्टेंस को बिल्कुल भी कम नहीं आंकना है। बड़ा दुर्भाग्य रहा है ज्योतिष में बुद्ध के प्रभाव को अच्छे से कहने वाले जानने वाले बहुत कम है। आप कहीं भी देखेंगे जो डरावने जो भयभीत करते हैं उन्हीं ग्रह को बार बार हाईलाइट किया जाता है। अभी मंगल, शनि, राहु, केतु, यह बहुत ज़्यादा जो शुभ लौकिक संसार में माना जाता है, बृहस्पति। बाकी जैसे बुद्ध को बहुत कम इंपॉर्टेंस दी जाती, जो हमारे लिए बहुत एक प्रकार से नेगेटिव बात कही जा सकती है, क्योंकि बुद्धि का देवता, न्यूरोनिक सिस्टम, ब्रेन, सेरेब्रम, ये तो सब बुद्ध से ही कनेक्टेड है। कोई स्किन डिजीज देखनी हो बुद्ध से देखो, क्लियर होगा। तो ये सारी चीज़ें बुद्ध से देखनी है। तो फिलहाल दूसरे भाव में इसका जो परिणाम है बड़ा अच्छा है, और सूर्य के घर में बैठे हैं जो इनके मित्र के घर हैं, और बुध आदित्य योग बनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि अच्छा माना जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।